हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम सभी को। वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। सो आज दोबारा से मैं आ गया हूँ आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस लेके, मैथ्स के, जो कि एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट ही है। तो आज भी हम करने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड ही हैं। तुम्हारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर का वेटेज बहुत रहेगा। मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, 80% क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हें प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे। तो जितनी हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाइए, जितना हो सके उतना करिए। समझ रहे हैं? मैथ्स में चीजें वही हैं, फॉर्मूलाज वही हैं, ट्रिक्स वही हैं, बस डिजिट्स चेंज होंगी। क्वेश्चंस एज इट इज भी आ सकते हैं। तुम्हें ध्यान देना है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, और बाकी हम पे छोड़ दीजिए। मैं समझाने के लिए तैयार हूँ। सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ताकि तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सको और अच्छे से तुम्हारी प्रैक्टिस चलती रहे, पढ़ते रहो। ठीक है? और हमारा चैनल जो है ब्रेनीपीडिया स्किल, ये प्लेटफॉर्म सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाता है, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता है, चाहे वो पीसीएस लेवल की हो, चाहे वो एसएससी लेवल का हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, चाहे सीडीएस ले लो, एंड यू कोई भी। तो फैकल्टी बहुत बढ़िया है, जाके लेक्चर्स देख सकते हो। ठीक है? और आई नो कि तुम देखोगे तो तुम्हें कुछ फ्रूटफुल ही मिलेगा। ठीक है? इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो और शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चंस देखो, बेहतरीन है, मैं लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें? तो भाई देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। अच्छा, ये देख लो। 28/12/2020 को पेपर हुआ था, उसी के क्वेश्चन सही है, एनटीपीसी का। ठीक है? फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, 6n-5n, मतलब 6 की पावर n-5 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद। तो भैया, इसने बात करी है नेचुरल नंबर की। किसकी बात करी है? एक मिनट। इसने बात करी है नेचुरल नंबर की। ठीक है? तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं मेरे भाई? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, तो कोई हम कुछ भी रख सकते, कोई भी नेचुरल नंबर एन की वैल्यू रख दो, और हमें बता दो कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, एंड्स किससे हो रहा है। ठीक है? तो कोई बोल दे सर जीरो रख सकते हैं। अरे जीरो नहीं रख सकते मेरे भाई, क्योंकि जीरो तो होल नंबर है। होल नंबर स्टार्ट होता है किससे? होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से। 0 1 2 3 4। ठीक है? ना तो -1 रख सकते ना कुछ, क्योंकि नेचुरल नंबर ही स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 से। ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज करेंगे भैया। क्या करेंगे कि अगर तुम 1 रख के देखो भाई, 6n की पावर 1 -5n की पावर 1, कितना आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर 1 से तो आ गया, आप तो 2 रख के दिखा दो। अरे 2 रख के दिखा देंगे जी। 6 की पावर 2 -5 की पावर 2। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, -25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 11। एंड किस पे हो रहा है? 1 पे। तुम कहोगे सर नहीं, मुझे तो 3 भी रख के दिखाओ। लो जी, 3 रख के दिखाते हैं। 6 की पावर 3 कितने होते हैं? 216। बेटा स्क्वायर और क्यूब याद रख लेना, बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है। 5 की क्यूब कितने होते हैं भाई? 125 होती है। भाई इस 6 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? एंड किस पे हो रहा है? 1 पे। तो कुछ भी रख लो भैया, एंड तो 1 ही होगा, आंसर भी क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आई कि नहीं भैया? आ गई होगी मेरे हिसाब से तो। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, समाज इनको, टाइम वर्क को, और ये जो भी स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, ये सब घोट के पी जाते हैं, घोट के। तो उन्हीं का एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, देखो। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 days। 30 days में और 20 days में कर देते हैं, ड्यू टू सम अदर वर्क। अब भाई ए भैया को कहीं जाना पड़ा, बोले भैया बी तुम ही करो, हम तो जा रहे हैं झोला उठा के। तो हैड टू लीव वर्क बिफोर कंप्लीशन एंड फॉर द लास्ट 5 days। अब 5 बी भैया बोले कि 5 दिन हम ही ज्यादा काम करेंगे। अगर हम ही ज्यादा काम करेंगे तो कोई बात नहीं भैया, हम उसी हिसाब से निकाल भी लेंगे। द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क इज। अब ए ने
ए तो भैया पहले ही 5 दिन पहले ही छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं। तो ए और बी हैं भैया हमारे। ए करते हैं कितने दिन में, 20 दिन में। और बी भैया 30 दिन में पूरा काम करते हैं। हम यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। दो 20 तिया 60, 30, 30 दूनी 60। एफिशिएंसी आ गई भैया। पर बी ने 5 काम, तो 5 दिन काम एक्स्ट्रा की, 5 दिन काम किया जहां पे ए उनके साथ नहीं थे। ए भैया कहीं चले गए थे, ठीक है, उन्हें नानी के घर जाना था, चले गए। तो 5 दिन काम किया है तो एफिशिएंसी 2 है। 2 के हिसाब से 5 दिन कितना, 10 दिन। तो 10 यूनिट काम वो कर चुके हैं ऑलरेडी उन 5 दिनों में। तो अगर मैं यहाँ से 10 माइनस कर दूं तो 50 काम इन लोगों ने साथ में किया होगा। और 50 काम अगर इन लोगों ने साथ किया होगा तो कितने दिन लगे हैं भैया, 3 2 5, 5 10 जा 50। और 5 दिन उन्होंने काम किया था। टोटल काम कितना हो गया, 15 डेज में पूरा काम हो गया। कोई दिक्कत परेशानी आई ए और बी भैया वाले क्वेश्चन में? नहीं आई होगी। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, क्योंकि -10 क्यों करा है ये भी समझ लो क्यों। अरे 10 यूनिट काम तो बी ने कर ही दिया ना। ठीक है, उससे पहले जो दिन थे उनके पास, जो काम बचे हुए थे, वो तो दोनों एक साथ कर रहे थे। ए और बी नानी के घर जाने से पहले ए बी साथ में ही तो कर रहे थे। तो भैया उन दोनों की एफिशिएंसी 3 2 5, 5, 5 पे लगा दिया मैंने। 5 जितना काम बचा था, 50, 50 डिवाइडेड बाय 5। 10 दिन में वो काम कर देते हैं, मतलब जब ए और बी साथ होते हैं, प्लस 5 दिन बी काम करता है साथ में, तो 15 दिन टोटल लग जाते हैं उनको। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज टू लेस देन द डिनोमिनेटर। एक तो हमारे भैया न्यूमरेटर हैं, ऊपर से डिनोमिनेटर हैं। ये तो फ्रैक्शन होता है, तुम्हें पता ही होगा। उसमें ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज टू लेस देन द डिनोमिनेटर। अरे ठीक है भैया, मान लेते हैं। अगर मैं डिनोमिनेटर को ही x+2 मान लूं और इसको x मान लूं तो कितना सही रहेगा। ये x है भैया, ये हमारे x+2 है। यहाँ पे ये कंडीशन मैंने फॉलो करवा दी कि जो न्यूमरेटर है वो x डिनोमिनेटर से 2 कम है। बिल्कुल सही सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है 2 से और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाता है 3 से, तो ठीक है कर देते हैं भाई। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, और डिनोमिनेटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 3 से। तो फ्रैक्शन बदल जाता है 2/9 में। अरे वाह सर, कोई बात नहीं। चलो यहाँ से निकालना है, मुझे क्या बताना है, फ्रैक्शन ही तो बताना है। ये पूरा फ्रैक्शन, ये पूरा का पूरा मुझे फ्रैक्शन बताना है। तो भैया 2 से ये 2 कट गए, 3 से ये 3 कट गए। सिंपल सा आंसर आ गया कि x+2 कितना होगा। यही हमारा फ्रैक्शन था, तो 1/3 हो गया। आंसर क्या आ गया, 1/3। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमें बता सकते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत था ही नहीं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना बेटा, बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैं इसको ना 5 स्टार दे रहा हूँ। 5 स्टार ले लो मेरी तरफ से, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है और बेस्ट क्वेश्चन में एक है ये। कैसे, कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, x+y मैंने मान लिया 1500 है भैया। ठीक है सर, उसके बाद बताओ। कह रहा है एलसीएम, एलसीएम अगर मैं ले रहा हूँ एक्स वाई का, तो वो है 16379। ऐसे क्वेश्चंस बेटा सीधा ऑप्शन से मारा करो, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन देख लिया करो। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो है, ये जो है देखो, इसमें देखो, ये ना 7 × 3 है, ठीक है ना, 7 3 21 है। तो ये 3 का मल्टीपल है। अच्छा ठीक है सर, आपने समझा दिया, बढ़िया है। ये भी तो 3 का मल्टीपल है। ठीक है सर, दूसरे वाले नंबर को देख रहे हैं, पर ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। और ये भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये प्राइम है और ये प्राइम है दूसरे वाला नंबर। एलसीएम हमेशा इन दोनों का मल्टीपल ही तो होता होगा कुछ, है ना। तो यार ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो देखो, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी 9 है।
छः तीन नौ, सात एक आठ, तीन का मल्टीपल होगा वो उसका सम जो है मतलब डिजिट नाइन होनी चाहिए। समझ रहे हो, मतलब तीन से सारे अगर मैं प्लस करूँ तो तीन से मल्टीप्लाई होना चाहिए। जो सम ऑफ डिजिट्स हैं उसको प्लस करूंगा तो वो तीन से डिवाइड होना चाहिए। ये नहीं हो रहा क्योंकि नौ, छः तीन नौ सात एक आठ, ये नहीं हो रहा। तो ये तो तीन से जो भी है ना, तीन वाले ये और ये तो भैया जाएंगे ही नहीं। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा और ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, पहला और तीसरा। ये प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो अगर ये प्राइम है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही तो ये होगा। तो यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए, नौ आना चाहिए। अब देखो, नाइन वन जा नाइन, ठीक है, ये आ रहा है, यही उठा के सीधा मार दो आंसर, ये कैंसिल है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं भी आ रही हो तो मुझको बता दो। नहीं आ रही, इसको दोबारा से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऑप्शन से सारे कर दिए। क्योंकि बेटा अगर तुम दिमाग लगाने जाओगे, सॉल्व करने जाओगे तो फंस जाओगे, तुम्हारा टाइम चला जाएगा, तुम नर्वस हो जाओगे, हाथ पैर फूल जाएंगे, क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कोशिश किया करो कि मैं ऑप्शन से भी सवाल सॉल्व करने की कोशिश करूं, ये ऑप्शन से ही हो रहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, a number was increased by 40% and thereafter decreased by 40%, the net change in the number in percentage is, क्या बात है। क्वेश्चन में सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना, जब भी इंक्रीज और डिक्रीज आए, इंक्रीज इंक्रीज आए, डिक्रीज डिक्रीज आए, तो एक फॉर्मूला है, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू में वाई अपॉन में 100। तो भैया यहाँ पे ये कह रहे हैं भाई साहब कि 40% इंक्रीज है तो 40 लिख दिया, डिक्रीज कितना है माइनस लिखेंगे क्योंकि डिक्रीज है, -40 लिख दिया। प्लस आता है लेकिन मैं 40 इंटू में 40 करूंगा, एक माइनस का था तो माइनस बाहर आ जाएगा, अपॉन में 100। इस दो जीरो से ये दो जीरो गए, इस 40 से ये 40 गया, तो भैया बचा क्या, -16%। ये माइनस का मतलब ही डिक्रीज होता है, तो आंसर भी डिक्रीज ही आएगा। एक और तरीका बता दूं इसका, चलो एक और तरीका बता देते हैं। अरे तुम किसी चीज को 100 मान लो, वो पहले से क्या बढ़ गई, 40 बढ़ गई, वो कितनी हो गई, 140 हो गई सर। अब कह रहा है इसमें 140 में डिक्रीज हो गई, 40 का डिक्रीज हुआ है तो वो बची कितनी, 60% ही तो बची। ये बची 60%, तो ये दो जीरो से ये दो जीरो गए, 14 का 6, 14 6 84, 84। 84 और 100 में कितना कम है, 16 कम है, तो 16% का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कर दिया मैंने, तुम भी कर दोगे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो जी सर, एक अगला क्वेश्चन बताओ। द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग बाय ए एंड बी इज इन द रेशो 3:4। ए टेक्स 12 days to finish the work, द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द सेम वर्क। अरे टाइम वर्क का तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, भाई ए और बी की तो मुझे एफिशिएंसी दे ही दी। ठीक है, कितनी दी है एफिशिएंसी, कितनी दी है, 3:4 दे दी। अब कह रहा है कि इफ ए टेक्स 12 days टू फिनिश द वर्क, अगर ए 12 दिन लेता है वर्क को फिनिश करने में, भैया उसकी 12 दिन की एफिशिएंसी, ए के 12 दिन की एफिशिएंसी को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा टोटल वर्क आ जाता है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12×3 = 36। ये हमारा क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, 36 हमारा टोटल वर्क हो गया। कह रहा है बी कितना टाइम लेगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है, 36/4, बी इतना ही तो टाइम लेगा, एफिशिएंसी 4 थी, तो कितना टाइम ले गया, 9×4 = 36 होता है, 9 days में बी क्या कर देगा, काम को कंप्लीट कर देगा। 9 days का क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरे समाज को पता चल गया है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या बात है। चलें फिर अगले क्वेश्चन पे। तो भैया सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, अरे यार ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। देखो, ट्रिग्नोमेट्री और नंबर सिस्टम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रा, ये सारे क्वेश्चंस ना एक बार में क्लिक हो जाते हैं जैसे ही देखते हो क्वेश्चन। तुम्हें चाहिए क्या, ए स्क्वायर
बाय एक्स स्क्वायर, और दूसरा क्या चाहिए, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है सर, यहां से मैं निकाल लेता हूँ एक्स बाय ए, ये होता है साइन टी आ जाएगा। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये ए बाय एक्स नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वन बाय साइन टी। बेटा वन बाय साइन टी क्या होता है, कोसेक टी होता है। ये तो टेंथ में तुमने पढ़ा ही होगा, आराम से ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा देते हैं बच्चों को ये। वाई बाय बी क्या है बेटे, टेन टी। और इसी का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं बी बाय वाई, क्योंकि मुझे बी बाय वाई चाहिए था, तो ये हो जाएगा वन बाय टेन टी। और तुम्हें सबको पता है कि ये होता है कॉट टी के बराबर, कॉट टी के बराबर ही होगा ये कॉसेक टी के। मुझे इसका स्क्वायर करना है भैया। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर टी के बराबर हो जाएगा। और ये सर किसके बराबर हो जाएंगे, बी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, ये बराबर हो जाएंगे कॉट स्क्वायर टी के। इन दोनों को माइनस करना है। लो भैया माइनस करता हूँ, कोसेक स्क्वायर टी, कुछ कुछ याद आ रहा है, कोसेक स्क्वायर टी माइनस कॉट स्क्वायर टी, कुछ याद आया। भैया ये आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, वन के बराबर, आंसर भी क्या आ जाएगा, वन। अरे भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी वन होता है। ठीक है, तो कोई गलती मत करना, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी आसान तरीके से मैंने तुम्हें करवा दिया, बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। लो जी, ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन है, कल ही बताया था मैंने शायद, प्रीवियस ईयर सेशन में ही बताया था। थीटा वन प्लस थीटा टू ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं 90 डिग्री के, जिसमें साइन थीटा वन किसके बराबर होता है, कॉस थीटा टू के बराबर होता है। टेन थीटा वन किसके बराबर होता है बेटे, बच्चों बताओ यार, आ जाएगा आंसर तुरंत, इतना घबराने वाली बात क्या है। टेन थीटा वन हो गया सेक थीटा वन कॉसेक थीटा वन के, ओ टू के। ठीक है, ये चीज तो मैंने तुम्हें कल ही बता दी थी, या प्रीवियस ईयर सेशन के क्वेश्चंस देखोगे ना तो उसमें भी पता बताया है मैंने। ठीक है, कॉस थीटा टू थीटा, तो भैया कॉस टू थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है। इसका मतलब टू थीटा प्लस थीटा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। मतलब थ्री थीटा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 30 डिग्री। आंसर भी क्या आ गया, 30 डिग्री, क्योंकि थीटा की वैल्यू ही तो बतानी थी। समझ में आई चीजें, कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी आ रही हो तो मुझको बताइए, नहीं तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके वीडियो को दोबारा देखिए, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ये क्वेश्चन तो ये है भैया, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि तुम कर सकते हो आराम से, टाइम इतना नहीं है भाई, एडवांस में सारी चीजें पता होनी चाहिए, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है भाई, लो भैया हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल में मैं बना लेता हूँ, है क्या बना लेता हूँ, ए बी सी इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल पी क्यू आर। भाई ये तो पी है, ये क्यू है, और ये आर है, नहीं सॉरी, सॉरी सॉरी, ए बी सी एन इक्विलेटर ट्राइंगल, ए ये है, बी हमारे भाई साहब ये हैं, और सी हमारे भाई साहब ये हैं। ठीक है, कह रहा है एबीसी इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल पी क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी एंड ए सी। ये हमारे पास क्या है, पी है, ये हमारे पास मिड पॉइंट क्यू है, और ये इसका ए सी का आर है। भाई इसको जोड़ लेते हैं, इसको इधर से जोड़ा, इधर से जोड़ा, भाई थोड़े ड्राइंग खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज तुम कर लोगे मुझे पता है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 470, अगर 4 सेंटीमीटर ये दे रहा है, ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा, और ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इक्विलेटर ट्राइंगल है। अब उसने पूछ लिया कि इसका बता दो भाई, पी क्यू आर जो है ना, इसका एरिया बता दो। कोई दिक्कत नहीं, तुमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है कि नहीं। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल है, उसमें एक पैरेलल लाइन है, तो वो बराबर हिस्से में बांटती है उसको।
तो अगर ये 2 होगा मिड पॉइंट में तो ये 1 होगा। समझ रहे हो? मतलब ये मान लो कि अगर ये 2x है तो ये x है। समझ गए? तो अब यहां देखो, ये अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 2। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 2। अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। अब ये भी तो इक्विलेटर ट्रायंगल हो गई। अगर ये भी इक्विलेटर ट्रायंगल होगी तो एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है? सबको पता है, √3/4 a²। √3/4 a की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। 4 से 4 कट गया तो √3 क्या आ गई? वैल्यू आ गई। लो जी, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम पता होनी चाहिए थी, 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम पता चल गई होगी। लो जी, 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है 0.3 इंटू 0.3 इंटू प्लस 0.03 इंटू 0.03 माइनस 0.6 इंटू 0.03। क्यू की वैल्यू ये है, हमें पी बाई क्यू बताना है। ठीक है। पहले पी को सॉल्व करेंगे। अब तुम सॉल्व करने बैठ जाओगे तो तुम्हारा पूरा दिन निकल जाएगा, पेपर निकल जाएगा, तुम भी निकल जाओगे एग्जाम सेंटर के बाहर। तुम अपने घर को भी आ जाओगे लेकिन तुम ये सॉल्व करते करते थक जाओगे, क्योंकि इतनी जीरो दिखाई दे रही है। इसीलिए मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस में सीधा ये क्वेश्चन इसीलिए डालते हैं कि तुम्हें आइडेंटिटी पता है कि नहीं। आइडेंटिटी लग रही है। ये देखो, ये होता है a², ये होता है b² माइनस, भाई 0.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 0.3 इनटू ये 0.03 लिख सकता हूं कि नहीं? a² + b² - 2ab क्या होता है? a² + b² - 2ab क्या होता है? किसका फॉर्मूला होता है? a - b का होल स्क्वायर। इसी का होता है ना। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.3 माइनस 0.03 का स्क्वायर। ठीक है। अब उसने क्या बोला? 0.3, ये आ जाएगा 0.27 का स्क्वायर। ठीक है। पी बाई क्यू की वैल्यू बतानी थी। मेरे पास पी दे रखा है 0.27 इंटू में 0.27 अपॉन में नीचे क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.54। 27 दूनी 54, 2 पे चला गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.270 लिख लो। 2। अब अगर इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 0.135। यही हमारा क्या है? आंसर है। देख लो। क्या समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं मेरे बंधुओं? समझ में आ गया होगा। ये आइडेंटिटी दिखनी चाहिए हमें, और वो मैंने तुम्हें दिखा दी है। ठीक है। चलो आगे चले, आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, मेरे समाज के उत्कृष्ट बंधुओं और भावी अफसरों, भावी सरकारी कर्मचारियों, ये देखो। A sum of money of 2600 was lent out in two parts in such a way that the simple interest on the first part at 10% per annum for 5 years is the same as the interest of the second part at 9% per annum for 6 years. The part lent out 10%। अरे वाह, क्या बात है भैया! हमारे पास है 2600 रुपए। कितने? 2600। एक को मैं लगाता हूँ एक्स पे, एक को लगाता हूँ वाई पे। ठीक है। जो एक्स पे लगाता हूँ, एक्स पे लगाता हूँ ना, उसको 10% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 5 साल के लिए। तो भाई 10 इंटू में 5 कितना हो जाएगा? 50% मिल रहा है यहाँ से। ठीक है। और वाई पे जो लगा रहा हूँ 9% पर एनम 6 के हिसाब से, तो 9 इंटू में 6 इजक्वल टू 54%। पता क्या बोल रहा है ये? कि एक्स का 50% बोल रहा है ना, देखो, इज द सेम एज द इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड पार्ट। एक्स का 50% जो है वो वाई के 54% के बराबर है मेरे भाई। हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्या मैं यहां से रेशियो नहीं निकाल लूंगा? एक्स वाई का, एक्स वाई का रेशियो आ जाएगा कितना बेटा? 54/50। ये हो जाएगा 27/50। सॉरी, 27/25। कट जाएंगे ना ये। 27/25 आ गया।
27/25 हमारा क्या आ गया, एक्स वाई का रेशियो आ गया। और 27 + 25 कितना होता है, क्योंकि हमारे पास 26 क्या दे रखा है, 2600 क्या दे रखा है, 27 + 25 होता है 52। और ये 52 जो है वो 26 के मल्टीप्लीकेशन, मतलब 52 2600 के बराबर है। तो इसका मतलब कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, 52 5 50 का, 50 का मल्टीप्लीकेशन है। एक की वैल्यू 50 के बराबर। अब मुझसे पूछा क्या है, 10% पे ना, 10% पे जा रहा है, किस पे जा रहा है, मतलब 10% एक्स की पार्ट हमारे पास 27 था ना, तो 27 × 50, 27 × 50 कितना हो गया, 5 13 135, 135 मतलब 1350, 1350 ही इसका क्या है बेटा, आंसर है। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें बहुत ही नॉर्मल हैं। यही हमारा एक्स का पार्ट है। बात समझ में आई कि नहीं भाई, कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, और नहीं ही होगी। क्यों होगी भाई, तुम इतने अच्छे से समझ रहे हो, मैं इतने अच्छे से बता रहा हूँ, तो फिर मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये लो भाई, बड़ा, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये भी, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं ये। देखो, इसमें एक चीज समझो, इफ a + b + c = 0 है, तो जो a³ + b³ + c³ जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है बेटा, 3abc। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं। बस यहाँ पे क्या है, ये जो आर देख रहे हो, ये नेगेटिव यहाँ दिख रहा है तुमको, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा, कुछ नहीं है। ठीक है, और ये क्यूबिक है, मैं कर दूंगा क्यूबिक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये पूछ रहा है ये, P6 + Q6 - R⁶ /P² Q² और R²। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, P P⁶ है प्लस Q⁶ है माइनस R⁶ है, तो मैं इसकी जगह क्या ये नहीं लिख सकता, 3abc लिख सकता हूं, क्योंकि देखो यार, ये क्यूबिक का तो स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का ही तो क्यूबिक है ये। स्क्वायर को अगर मैं कोई क्यूबिक कर दूंगा, तो ये 6 नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। मैं इसको क्या मतलब, इसको लिख क्या सकता हूँ, ये देखो, ये देखो 3abc लिखा हुआ है ना, 3abc लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, मान लो ये जो चीज है ना, ये इसका स्क्वायर कर दो सबका, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर, 3a² + 3a² b² और c² के बराबर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि 3p⁶, सॉरी, 3p² Q² और आर यहाँ पे नेगेटिव में है, तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा, और ये हो जाएगा R⁴ अपॉन में क्या है, P² Q² R²। ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, -3। आंसर क्या आ गया, -3 आ तो गया। अगर भाई a + b + c 0 के बराबर है, तो a³ + b³ + c³ किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है। यही चीज मुझे यहां दिख रही है, पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, स्क्वायर का क्यूबिक, है ना। अरे भाई, इसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या, देखो P² का क्यूब प्लस P + Q² का क्यूब, ये माइनस को अंदर रहने दे दो, प्लस -R² लिख सकता हूं ना। तो यही तो है यहाँ पे, a³ b³ c³ और 3abc। समझ रहे हो, अब समझ में आया। तो बस मुझे ये जो
अंदर का पी है ना, ये जो पी है, पी, पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये एज इट इज यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, माइनस था, माइनस बाहर आ जाएगा बस। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, -3 आंसर आ जाएगा। अब समझ में आ गया हो, दोबारा रिपीट करके देख लेना मेरे भाई। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से हो जाता है क्वेश्चन, बस तुम्हें करना आना चाहिए। ठीक है। अब देखो, ये भी मैं बता, इस क्वेश्चन को चलो 5 स्टार नहीं पर 3 स्टार तो दे ही देते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। A man invested 1/2 of his capital at 5% rate of interest per annum, 1/3 of his capital at 8% annum, and the remaining at 10% rate of interest per annum. His total income from the three investments 820 रुपए in a year. The total capital invested is, कितना कैपिटल लगाया उसने। ठीक है। मैं सबसे पहले ये जो मुझे, यार ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ना एलसीएम ले लिया करो। 1/2 तुम्हें दिखा और 1/3 दिखा, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाता, 6 यूनिट हो जाता है कि नहीं। ये 6 यूनिट ना 600% के बराबर मान लो इसको, 600% के बराबर है। ठीक है। इस 6 यूनिट का 1/2 पार्ट कितना होता है, 3, 1/2। और इसी का 1/3 कितना होगा, 2 होगा। तो 3 पार्ट यहाँ है, 2 पार्ट यहाँ है, तो बचा कितना, 1 पार्ट। बिल्कुल सही सर। 3 पार्ट पे 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है पर एनम। कितना लग रहा है पर एनम के हिसाब से, 5%। 2 पार्ट पे 8% पर एनम लग रहा है, कितना लग रहा है, 8% पर एनम। एक पार्ट पे, जो रिमेनिंग पार्ट था उस पर 10% लग रहा है, इस पे कितना लग रहा है, 10%। भाई 5 दिए 15%, प्लस 8 दूनी 16%, और 10%, कितना हो गया भैया, 30 40 41। 41% की वैल्यू कितनी देगी, इनकम कितनी आई उसकी, 820 आई मेरे भाई। अब इस 41% का 820 कितने गुना के बराबर है मेरे भाई, 20 के बराबर। तो भैया 600% की वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12, तो कितने आ गई, 12,000। 12,000 डेज का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हो ही नहीं होगी तुम्हें, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे से कर रहे होगे। दोबारा इसको रिपीट मेथड पे देख, मतलब वीडियो देख करके देख लेना, और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुमने कैसे किया या मैंने कैसे किया। देखो, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कुड बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर। तुम अपने रूम में बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो उस रूम को देख लो, एक क्यूबॉइड शेप का दिखेगा। ये कह रहा है लॉन्गेस्ट पोल तुम एक डायगोनल से, मतलब डायगोनल जो होता है क्यूबॉइड में, वो ही मुझे बताना है। ठीक है। एक रूम क्यूबॉइड के बराबर समझ लो, और तुम बता दो। तो और तुम्हें पता होगा कि क्यूबॉइड के डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेटा L² प्लस B² प्लस H²। यही होता है ना डायगोनल निकालने का फॉर्मूला, होता है कि नहीं होता है, होता है जी। बिल्कुल सर, तो मैं निकाल दूंगा ना भाई। क्या निकाल दूंगा, 10 का 100 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा। ये टोटल मिला के कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और इस पूरे संसार, पूरी दुनिया को पता है कि ये क्या होता है, 10√2। 200 का 10√2 होता है। बताओ भैया, आया कि नहीं आया, आ गया ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो 10√2 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई दिक्कत हुई होगी, बहुत ही इजीली आराम से तुम ये क्वेश्चंस कर दोगे, और मुझे विश्वास है कि तुम कुछ अच्छा करोगे, सरकारी कर्मचारी बनोगे, रेलवे में झंडे गाड़ोगे तुम। मुझे बहुत ही 100% विश्वास है कि तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। देखो भैया, आज अभी के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कर लो, उसके बाद मैं दोबारा क्वेश्चंस लेके आऊंगा और तुम्हें करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18 इज, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18। देखो, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही था। क्यों, क्योंकि मुझे भैया, मुझे ये दिख रहा है कि ये ना 18 जो है वो किसका मल्टीपल है, 9 का तो मल्टीपल है ना। भाई एक भी नंबर 9 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा।
बस ये वाला हो रहा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा उसने, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 12, 15 और 18। ये 9 से हो रहा था, मैंने 9 से चेक करके देख लिया, मिल गया। बट कोई नहीं, मैं थोड़ा दूसरे मेथड से भी बता सकता हूँ। कैसे? सॉरी। 12, 15 और 18 का मैंने अगर एलसीएम लिया तो भैया कितना आता है? 180 आता है जी। बिल्कुल भैया। 180 को मैं क्या लिख सकता हूँ अगर स्क्वायर फॉर्म में लिखना हो? तो 36 इंटू में 5 लिख सकता हूँ। ये क्या हो सकता है? 6 स्क्वायर इंटू में 5 हो सकता है। मुझे अगर इसको भी स्क्वायर बनाना हो, क्योंकि स्मॉलेस्ट स्क्वायर चाहिए ना मेरे को, अगर इसको भी स्क्वायर बनाना हो, क्योंकि 5 तो अकेला बच गया, अगर मैं इसका भी स्क्वायर बना दूं, इसको 5 दे दूं, तो मुझे इस ऊपर वाले नंबर को भी 5 देना पड़ेगा। 18 पंजे कितना होता है? 900 होता है। 180 पंजे 900 होता है। यही क्या हो गया? आंसर हो गया, है ना? बात फतेह की करी कि नहीं, ये बता दो मुझको। तो ये थे तुम्हारे क्वेश्चंस, जिसको बहुत ही मैंने इजी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, बड़े ट्रिकी मेथड से मैंने सॉल्व करके दिखाए। बड़े बड़े सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो, बहुत ही आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ते पढ़ते तुम्हें नजर आने लगेगा कि लो भैया ये वाला आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी आ रही हो तो मुझे बताओ। इसी के साथ थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे चैनल ब्रेनी पीडी स्किल को फॉलो करो, और जितना हो सके ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान बटोरो। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर एक टीचर आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, और बहुत अच्छे से अपना टाइम दे के, अपना मह अपनी अपना नॉलेज दे के तुम्हें बता रहा है कि वो तुम्हें सफल होते हुए देखना चाहते हैं। और आई होप कि तुम्हें हमसे बहुत कुछ मिल रहा है। प्लीज फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और शेयर भी करें। इससे बढ़िया कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। हैव अ गुड डे। चलो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है।